पीछे आवाज मत करिए। कल आपने वर्क, एनर्जी और पावर इनको डिस्क्राइब किया था। उसके कुछ क्वेश्चन आज आपको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पीछे आवाज ना करो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है, फोर्स ऑन अ पार्टिकल, एक कण पर बल बोला गया है F इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। इतना फोर्स जब पार्टिकल पर अप्लाई करते हैं तो बोला गया है पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस फ्रॉम -2I कैप प्लस 5J कैप टू 4J कैप प्लस 3K कैप। मीन्स इस डिस्प्लेसमेंट से यहां तक पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। तो बोला गया देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। देन वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ये आपसे बोला गया है। तो क्वेश्चन में आपको बहुत इजी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वर्क पूछा है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स आपको दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 1.2, अनदर पॉइंट हो रहा है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए कितना होगा। नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, माइनस करेंगे तो ये हमारा S2 हो गया 4J प्लस 3K कैप माइनस S1। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका है 2I कैप प्लस 5J कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2I कैप 4J कैप और माइनस 5J कैप कितना होगा, माइनस J कैप, इसमें K है नहीं, ओनली प्लस 3K कैप। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना मीटर हो गया। अतः हैंस वर्क डन कितना होगा, किया गया कार्य W इक्वल टू आपको बहुत क्लियर मालूम है F इंटू डी होता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट S से इंडिकेट किया गया तो F इंटू S हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पहले भी बता रखा है कि फोर्स की कंडीशन में, आप वर्क की कंडीशन में आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट यहां यूज होगा। क्यों, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारे पास कितना दिया गया है, 4I कैप प्लस 3J कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट है 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे I का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे I का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। कितना होगा, 4 2 जा I डॉट I 1 हो जाएगा। J का कॉफिशिएंट यहाँ 3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और यहाँ J का कॉफिशिएंट 1 है तो 3 1 जा 3 हो गया। कितना आएगा, 5। वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल हो गई। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5 जूल आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट जल्दी करिए इसको।
सेकंड आपका जेई का क्वेश्चन है, 2014 का है, जेई मेंस का है। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक इसमें क्वेश्चन और भी अच्छा है ये, लेकिन इसको हम शायद कल करवा चुके हैं। बोला गया है कि कांस्टेंट पावर पर एक मशीन है जो एक पार्टिकल को, सुन लो, एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्मॉल टी टाइम में पार्टिकल द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। कल करवाया था कांस्टेंट फोर्स पर। ऑप्शन है टी टू पावर 1/2, टी टू पावर 3/4 और टी टू पावर 3/2 टी स्क्वायर। देखिए कल क्वेश्चन हुआ था, बस वहां लैंग्वेज अलग थी, यहां लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब वहां पे एक्सरसाइज का था, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर रखा है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लो। एक रबर बैंड है, रबर बैंड जानते सब लोग। रबर बैंड को एक्स डिस्टेंस तक खींचा गया है, रबर बैंड को खींच दिया गया। बोला गया है तब यह F = ax प्लस bx² इतने न्यूटन का फोर्स लगता है। कब? जब रबर बैंड को खींचा गया तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और खींचने पर फोर्स कितना लगा? ax + bx² न्यूटन, इतना फोर्स लगा। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? ये रिस्टोरिंग फोर्स बोला गया। रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। और प्रत्यानयन बल कौन सा होगा? जो हम लास्टिक पे, रबर बैंड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे, रबर बैंड ने क्या किया था? अपोजिट में उसने फोर्स लगाया था। तो जो अपोजिट में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। बोला था ये कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। अब बोला गया यहां पे A एंड B कांस्टेंट है, लेकिन इसके बाद बोला है बिना खींचे, जब नहीं खींचा रबर बैंड को, बिना खींचे रबर बैंड को कैपिटल L से खींचने में कितना वर्क डन होगा। जब नहीं खींचा था उसके बाद अगर L लंबाई से इसको खींचा जाए, L लंबाई मतलब L लंबाई तक खींच दिया जाए, तो कितना वर्क डन होगा। तो हमें वर्क बताना है किसमें? L लंबाई में। मींस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। वर्क डन यहां पे इनिशियल जो था स्ट्रेचिंग लेंथ वो 0 थी, 0 से कितना खींचना है? L तक खींचना है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ax + bx² डिफरेंशिएशन यहां पर, सॉरी इंटीग्रेशन किसका है? विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए यहां पे a और b तो कांस्टेंट हो गए, a को बाहर निकाल लेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। जो पावर होगी एक पावर ऐड होगी उसी से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड, अच्छा लिमिट भी अप्लाई कर दो, 0 से कहां तक खींचना है? L तक। तो टोटल हमें एक ही बार में मिल जाएगा वर्क। इसका देखिए b और x² का इंटीग्रेशन, c भी नहीं लिखना है, लिमिट लगा दीजिए 0 to L। लिमिट आपको मालूम है, आपको अपर लिमिट अप्लाई करना पहले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो x के प्लेस पे पहले आपको रखना है अपर लिमिट, मींस a/2, और x के प्लेस पे L² हो गया। यहां हो गया b/3, x के प्लेस पे हो गया L3, और माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लोअर लिमिट क्या है? 0 है।
तो ये हो गया वर्क डन, इतना हो गया जूल। ये क्वेश्चन है जेई मेंस का। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। जल्दी करिए। हाँ, जब आपको कोई वैल्यू किसी लिमिट के अकॉर्डिंग फाइंड करनी हो तब इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको, और यहाँ पे इक्वेशन हमारा एक्स में है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और एल से यहाँ कोई रिलेशन नहीं था तो एल हमारी लिमिट में जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद नीट के क्वेश्चन इसमें कम लिखे हुए हैं, जेई के ज्यादा है। बोला जाए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 2 kg मास का एक पार्टिकल है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल लगाते हैं, ऐसा बोला गया है, जिससे उसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, वो टाइम के अकॉर्डिंग समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, इतना ये डिस्प्लेस हो गया। कब? जब पार्टिकल पर फोर्स लगाया था तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस बल द्वारा प्रथम 5 सेकंड में वर्क डन कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, आपसे बोला गया है वर्क डन। अब जानते हो वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो यहाँ पे है ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में बोला था उसने कि पार्टिकल पर फोर्स लगाया गया है, कितना लगाया है पता नहीं। अब विदाउट फोर्स आपको यहाँ वर्क डन बताना है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया जाए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो ये जो इक्वेशन दिया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको आपको मालूम है अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी dx बाई dt मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन 3 और t स्क्वायर का 2t तो हो जाएगा 2 3 जा 6t, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, इसमें t नहीं है, ओनली 6t हो गया। ये क्या मिला हमें? वेलोसिटी। अब आपको क्या बोलना है? वर्क डन आपको बताना है। वर्क डन इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना कार्य किया जाएगा? आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क इक्वल टू एनर्जी। पार्टिकल यहां मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है? हाफ। इसको क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास मास था m इक्वल टू 2 kg, आपको मास गिवन है पार्टिकल का, तो 1/2 m कितना है और वेलोसिटी कितनी है? 6t। 2 से 2 कैंसिल हो गया और टाइम कितना बोला गया है? 5 सेकेंड बोला गया है, तो 6 इंटू टी की वैल्यू 5। अच्छा स्क्वायर नहीं लगा, स्क्वायर लगा दो भाई। हाफ एम वी, वी कितना है? 6t, तो हो गया 6t स्क्वायर।
तो हो जाएगा 36 इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू आप क्या रखोगे 5, तो हो गया 25। इसको मल्टीप्लाई कर लो और देख लो आंसर क्या आएगा। 900, 850, 875, 950, देखो कौन सा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 900 आएगा, उन्होंने बोला कि 900 आएगा, आप लोग करके देख लो। 900 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या हुआ, कौन सा, ये हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होगा। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देन आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। हाँ हाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों इतना लंबा ले जाएं, तो आप कह रहे हो एक्सीलरेशन निकाल लो, किसका, यहां पे 5 सेकेंड में निकालना है तो टाइम भी देखना है, और वहां पे आप निकालोगे एक्सीलरेशन तो टाइम खत्म हो जाएगा, तो 5 सेकेंड कहां लेके जाओगे, वो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर मिलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता नियत त्वरण से पार्टिकल चल रहा है, तब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, वहां नहीं जाते। तो यहां हमें टाइम भी देखना है, टाइम चेंजेबल वैल्यू है तो वेलोसिटी पे जाना है। आपने कहा इसका हम एक्सीलरेशन निकालने, तो एक्सीलरेशन इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे 6 आ जाएगा। अब 6 हो गया तो फोर्स इक्वल टू आप निकाल लोगे ma, मास दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे, फिर नहीं मिलेगा। तो भैया कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना। हम लोग वेलोसिटी पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ 850, 900, 875 और 950, यही ऑप्शन। 8 नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा कि पांचवा है, चौथा करना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोला गया है एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, अ मास ऑफ 2 किलोग्राम, और पार्टिकल कैसा है, प्रत्यास्थ संघट्ट करता है, इलास्टिक कोलिजन, मतलब टक्कर कर रहा है किससे, एक स्थिर पिंड से। एक पार्टिकल रुका था, एक पार्टिकल है ये किसमें है, रेस्ट में है, और एक पार्टिकल है जो 2 kg का है। ये इनिशियल वेलोसिटी मान लो u से चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्वेश्चन में नहीं बोला है। अब ये जाकर के इससे हिट करेगा, इससे टक्कर करेगा, तो टकराने के बाद बोल रहा है जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा, तो बोला गया पहला पिंड, क्या बोला है, टक्कर जब होती है तो पहला पिंड, पहला पार्टिकल क्या है, अपनी इनिशियल डायरेक्शन में चलता है। मीन्स ये जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन आप सोचो ये जाके इससे टक्कर करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो इसकी स्पीड बोली गई है, उसकी जो स्पीड है वो पहले से 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यहां पे टकराने पर क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी होगी, मीन्स u/4 हो जाएगा, पहले u था तो u/4 हो जाएगा। दूसरी पिंड का मास कितना होगा, इसका मास पूछा है, और टकराने के बाद इसकी मान लो ये चलना स्टार्ट कर देगा तो इसकी वेलोसिटी v ले लिया। ये पार्टिकल, ये क्वेश्चन बोला गया, एक पार्टिकल रेस्ट में है, एक मोशन में है, ये 2 किलोग्राम का पार्टिकल है, ये चल करके इससे इलास्टिक कोलिजन करता है, प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। तो टकराने के बाद
पहला वाला पार्टिकल अपनी इनिशियल डायरेक्शन में चलता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो 1/4 हो जाती है। तो दूसरे वाले पार्टिकल का मास कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन समझ पाए? वैसे सारा सब कुछ फिगर में दिख रहा है ना? चलिए आप यहां पे यूज करिए, कोलिजन है तो यहां पे आप यूज करोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। यानी टकराने से पहले पार्टिकल अकेला था ना, वही चल रहा था, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कौन सा कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम। संवेग संरक्षण के नियम से पहले पार्टिकल का संवेग कितना होगा? मोमेंटम P = mv होता है, मास और वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है? वेलोसिटी u हो गया। अब बराबर क्या होगा आगे? आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? टकराने के बाद पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? mv। इसका मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हो गई। और दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम, उसका ना तो मास पता है ना तो वेलोसिटी पता है। ठीक है, 2 2 जा 4, u/2 इधर ट्रांसफर कर लीजिए, कितना आएगा? बोलिए mv = कितना आएगा? 2 2 जा 4u - u, 3u/2, 4 तो नहीं आएगा? ध्यान देना, कुछ छूट जाए बताना। mv मिल गया। अभी भैया इसमें वेलोसिटी है, हमें तो बताना है ओनली मास। अब यहां पे पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी चेंज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ क्या? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? टकराने से पहले की कुल गतिज ऊर्जा, टकराने के बाद की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। तो पहले पार्टिकल की टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m कितना है? वेलोसिटी कितनी है? u² = अब होगी टक्कर। तो टक्कर के टाइम पे पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v कितना हो जाएगा? u/4, हाफ mv² हो गया, प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m। अब भैया इसको सॉल्व करना है, कुछ कैंसिल होगा, यहां पे कैंसिल हो गया, ये है आपका u² और यहां u²/16 इधर ट्रांसफर कर लीजिए, = हाफ mv²। यहां कितना आएगा? 16u² - 15u²। तो बताइए यहां से m = कितना निकलेगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, तो m = कितना होगा? v² ट्रांसफर कर लीजिए, ये भैया है, इसमें तो कांस्टेंट वैल्यू है। ओ, यहां mv की वैल्यू है, हमने इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो कितना इस साइड में है? 15u²
8 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m। बनेगा, ऐसा बन जाएगा ना। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ एम वी की वैल्यू है 3u/2। एम वी के प्लेस पे क्या रखोगे, 3u/2 होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, तो 15u²/8, यहां हो जाएगा 9u²/4। u² से u² कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो ये हो गया 5/2, और 3 भी आ जाएगा इस साइड में, और उधर क्या बच रहा है, ओनली 1/m। तो m इक्वल टू कितना होगा, 3 2 जा 6/5, 1.2। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया था। अगर क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐसे डेमो रूप में लिखा होता है, अगर समझ में ना आया करे, तो जैसे बोलते हैं कुछ चीजें क्वेश्चन की हिंट के तौर पे लिख लिया करो लैंग्वेज में, नहीं तो क्वेश्चन बाद में हो सकता है आप भूल जाओ कि इससे क्या क्वेश्चन में था। बट समझ में तो मेरे ख्याल से आ रहा है पूरा कि क्वेश्चन क्या था, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, लैंग्वेज बोलेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा फिर, इसलिए लैंग्वेज बोलने से कोई मतलब नहीं है। वहां ना समझ में आ रहा है, हैं? ऊपर ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। हाँ, आता रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। अटेंडेंस हुई कि नहीं हुई, हो गई? नहीं नहीं, बार बार थोड़ी होगी। क्या नाम है उसका, प्रतिष्ठा। तुम्हारे पड़ोसी क्या नाम है, तुम्हारा आज फर्स्ट डे है क्या, पहले आए थे? मुझे तो आज आप न्यू दिख रहे हो। क्वेश्चन हो गया होगा, है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, हैं? खतरनाक दिख रहा है, देखते हैं क्या है भाई इसमें। चलिए देखिए क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें फिगर बना हुआ है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, द्रव्यमान m है, और बोला गया है, ज्यादा कुछ बोला नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते तो समझ में आएगा। बोला गया है m द्रव्यमान का एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। बोला गया ये विराम से कांस्टेंट त्वरण, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी दिया है g/2, g/2 से ऊपर की ओर चलना आरंभ करता है।
ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सीलरेशन कितना है, g/2 एक्सीलरेशन से, और ये एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। नियत त्वरण से ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। गुटके पर यानी ब्लॉक पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया यानी नॉर्मल से स्मॉल टी टाइम में कितना काम किया जाएगा। ये पार्टिकल मान लो स्मॉल टी टाइम तक ऊपर गया तो कितना वर्क करेगा। वर्क डन इन टाइम टी, कहां तक के पूछा गया है, कोई हाइट बोली थी ना, नहीं हाइट नहीं बोला है, बस बोला गया ऊपर की ओर जा रहा है तो कितना होगा वर्क डन। ऑप्शन है mg²t²/8 0 -mg²t²/8। चलिए इसी फॉर्म में है सारे, अब पता नहीं। चलिए देखिए इसमें, अच्छा आपको मालूम है ये ब्लॉक है, इसका वेट तो हमेशा जानते हो डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करता है। अगर वेट नीचे की ओर काम करेगा तो इस पर नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बताइए इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, परिणामी बल, कितना होगा। अच्छा आर और mg अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बताइए r माइनस mg होगा कि mg माइनस r होगा। क्यों, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो r ज्यादा हो जाएगा। और टोटल कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, जो कि होता है इक्वल टू कितना होता है ma, r माइनस mg, ये कितना हो गया a कितना है g/2, तो r इक्वल टू ये mg ट्रांसफर कर दीजिए, mg/2 प्लस mg कितना हो जाएगा 3mg/2। ये क्या हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन में जो फोर्स लग रहा है r की वैल्यू मिल गई, और उसने यही तो पूछा है कि अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा जो बल लगा है उससे कितना वर्क निकलेगा, इससे कितना वर्क निकलेगा, मींस ये क्या है, फोर्स है। अब फोर्स तो मिल गया, डिस्प्लेसमेंट कहां से निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, हाइट पे जा रहा है ना, तो यहां निकालोगे हाइट इन टी सेकेंड में कितनी हाइट तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt² होगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस at², तो हो गया माइनस हाफ gt²। और g कितना काम करेगा, यहां भैया at² लिखो, नहीं कहोगे पहले से g लिखा तो फिर उसको आधा क्यों कर दिए, कितना हो जाएगा g/2, और टाइम कितना है t ही तो है, ठीक है, कितना हो गया -gt²/4 हो गया। ऑप्शन कैसे बोला था, mgt के फॉर्म में था ना, हाँ mgt के फॉर्म में ही ऑप्शन है। चलिए हो गया फिर, वर्क डन पूछा गया है तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क डन आपको मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, अच्छा आपको मालूम है फोर्स इंटू mg हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है mg, तो mg कितना होता है, r इक्वल टू mg होता है, तो mg को हम r लिख सकते हैं ना, r कितना है
3 mg/2 और h कितना है माइनस, तो -3 mg² t² और बाई 8 जूल। हाँ ठीक है। देखिए एक दो क्वेश्चन और है, इनको कराते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद स्टार्ट कर देंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, और उसके बाद फिर आ जाएगा ग्रेविटेशन। वो ग्रेविटेशन हो जाए फिर उसके बाद आ जाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्या ना, हाँ क्वेश्चन देखो, बोले और मिटा दे पूरा। देखिए जो लोग भाई इंटर तक पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये चीजें समझ में आती होंगी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में अभी थोड़ा उनके लिए मुश्किल चीजें होंगी, है ना। अच्छा किसको किसको ये चीजें बिल्कुल दिमाग से बाहर जा रही है? हाँ थोड़ा देखें किससे कौन कौन है। तुम्हें थोड़ी थोड़ी आ रही है कि जा रही है? थोड़ी थोड़ी जा रही है। क्या ये सब चीजें पढ़ाने कभी आती है? आप तो 12th पास हो चुके ना, तुम्हारा 11th है। हाँ इसीलिए 11th वाले बच्चों के लिए सोच सकते हैं, लेकिन 12th वाला बोले तो फिर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें वही यूज करते हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ी है। नया क्या है, नया क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का मेथड ये नया है, क्योंकि 11th में अभी हम भी वैसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें 11th वाले तो आपको मजा आएगी। अरे ये सब क्वेश्चन तो हमको आते हैं, अब हम नीट निकाल देंगे, लेकिन जब बैठोगे वहां पे तब भी हमारे ऊपर गुस्सा आएगी कि पता नहीं क्या पढ़ा है, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब यहाँ उल्टा पुल्टा पूछा है। यही होगा, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ी है कि फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो निकाल लो आंसर, ऐसे नहीं पूछेगा। और इतना टाइम नहीं है कि हम 11th के भी क्वेश्चन कराएं, तो हम यहाँ पे ओनली नीट और जेई के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं और नहीं करवाते कोई भी। तभी तो वहां एटीएस में चल रहा है वीडियो, अभी तो फोन आया था, तो वहां के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और केमिस्ट्री आ रही, केमिस्ट्री बोल है ठीक है, ये चीज है। तो हमने बता दिया, हमने कहा भैया ये 11th के तो हाई नहीं देखो, उसके लिए लेक्चर अच्छा है जिसने 11th पढ़ रखा है, उसके लिए अच्छा है, और जिसका अभी 11th है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ ध्यान से करते रहोगे तो नेक्स्ट ईयर अगर आप रहोगे तब ये सब इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे तो आप कहोगे अब मुझे आते हैं क्वेश्चन। तो नीट और जेई ऐसे नहीं निकलता बच्चों का, एक ही बार में तो बड़ा मुश्किल निकल जाए। आप टॉपर हो तो अलग बात है, नहीं तो जो बच्चे 2-2 3-3 साल से लगे होते हैं, आप देखते हो कि यहाँ पे किसी कोचिंग में कहीं 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं 2 4 10 का निकलता है, बाकी का नहीं निकलता। तो पढ़ना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन बोले, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं, 2019 के सारे क्वेश्चन हैं।
जिसके पास पीआईक्यू का पेपर ऊपर हो तो देख लेना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको। क्योंकि अगर मान लो हम आपको बेसिक क्वेश्चन कराएं और जब आप पीआईक्यू लेके बैठोगे ना तो एक क्वेश्चन हिला तक नहीं पाओगे उसमें। ये जेई के सारे हैं, जेई 2019 का पेपर उठा के देखना है, क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ मेंस में अगर है तो आज जाके ढूंढिएगा, कम से कम इसी बहाने कुछ तो करोगे मेहनत। देखो क्वेश्चन देखना, एक बात याद आई भी बताते हैं, अब रिकॉर्डिंग हो रही तो नहीं बोल सकते। बोला गया एक पार्टिकल है जिस पर 3i कैप माइनस 12j कैप इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब ये फोर्स लगा तो वो कण क्या हुआ, पार्टिकल क्या हुआ, 4i कैप से डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बोला है, और क्या सुनना इसमें, विस्थापन से पूर्व, हाँ ये साइन वाली बड़ी समस्या है। अब क्या किया जाए इसके लिए, साइनिंग के लिए है, या तो फिजिक्स को खत्म कर दिया जाए, रिफ्लेक्शन को खत्म कर दिया जाए। अब इधर साइन हो रहा है, देखो प्रयास जारी है, इस बोर्ड को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जल्दी किया जाएगा, क्योंकि ऐसे हमको भी दिक्कत होती है ऐसे लिखने में। इतना फोर्स है, इतना डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। बोला गया है एक पार्टिकल है, एक कण है, जब कण पर इतना फोर्स लगाते हैं तो वो कण इतना दूरी विस्थापित होता है, खिसकता है। तो क्वेश्चन ने बोला आगे और कहा है, कहा विस्थापन से पूर्व जब पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं हुआ था उससे पहले उस पार्टिकल में 3 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, यानी पार्टिकल पहले से मोशन में था। मान लो आप दौड़ रहे हो और पीछे से और धक्का मार दे और तेज हो जाओगी, होगा ऐसा? तो बोला जा रहा है तो विस्थापन के बाद, डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आपको एक ही लाइन में हम निकाल देते हैं, बार बार नहीं करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कब? बिफोर डिस्प्लेसमेंट। बिफोर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बाद, ये दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगी। तो बताइए पहले कितनी थी? 3 जूल, यही बोला है। विस्थापन से पहले उसके पास खुद से 3 जूल गतिज ऊर्जा थी और विस्थापन के बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। पढ़ा है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। जितना काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क होगा। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है? 3i कैप माइनस और डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 3 प्लस यहां पे डॉट प्रोडक्ट i को i से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा? तो भैया टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई 15 जूल। नोट करिए और अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, जो इसमें 11th वाले हैं या 12th वाले हैं, ईमानदारी से बताना। जो 11th वाले 12th वाले हैं भाई, उन्हीं के लिए सवाल है, क्योंकि जो 12th पास हो चुके हैं वो तो जाहिर सी बात है नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तभी आए होंगे, है ना।
लेकिन जो 11th-12th में है उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में नीट और जेई के लिए ही आए हैं? नहीं, जो 11th-12th में हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इसमें कौन से हैं जो अपने 11th-12th की पढ़ाई के लिए आए? वो हाथ उठाए। 2 लोग। हेलो, हाँ बाबू, ठीक ठीक। तो अच्छा, उनसे सवाल है कि जो 11th-12th की पढ़ाई के लिए ही आए हैं, तो क्या उनका सिर्फ 11th-12th ही है या उसके बाद नीट जेईई की प्रिपरेशन भी करना है? उधर से पीछे से कौन हाथ उठाया था? तुम तो हो चुके हो भैया 12th। क्योंकि ये क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए, रियल बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये क्लास उन्हीं के लिए है जो नीट और जेईई की रियल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप रियल में केवल 11th-12th की ही पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए आप बैठे हो वो चीज नहीं मिलेगी। अगर आप बैठे हो तो आप दिमाग में बैठाइए कि मुझे नीट और जेईई देना ही है, क्योंकि इसका रिस्पांस वही मिलेगा अच्छे से। 11th-12th में तो मिलेगा, लेकिन 11th-12th में डेफिनेशन मिलेंगी, डेरिवेशन मिलेंगे, और डेरिवेशन यहाँ कोई होता नहीं है, तो डेरिवेशन कैसे करोगे? वो आपका निगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज है, डेफिनेशन नहीं होती, शॉर्टकट में होती है। बस आपको जानना है कि होगा क्या, मतलब इसका फार्मूले तो सारे मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, तो बेसिक लेवल के मिलेंगे नहीं जो 11th-12th में आते हैं। सब आपको स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे जो आपके 11th-12th में आना नहीं है। तो अगर आप बैठे हो तो ये सोच के चलिए कि मुझे नीट या जेईई का एग्जाम देना है, उस पर्पज से आप बैठिए। नहीं तो ये मेहनत आपकी थी जो अच्छे से आप कर रहे हो ना, ये कहीं काम नहीं आएगी। फिर अगर बैठे हो तो उसका जहां पे यूज है वहां पहुंचिए। क्वेश्चन देखिए, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनना। एक ये क्वेश्चन आ गया स्प्रिंग वाला। कल आपसे शायद बोल रहे थे कि स्प्रिंग को काट छांट दिया जाए तो कैसे होगा, उसी का क्वेश्चन आ गया है। लेकिन कोई रूल हमने बताया नहीं, काट छांट दिया जाए तो क्या होगा। कोई बात नहीं, जो आपने पढ़ा उसी से निकलेगा। ध्यान दो, बोला गया है एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग की लंबाई स्मॉल एल है। स्प्रिंग की जो लेंथ है, ये क्या है, टेढ़ा बन गया क्या? ये स्प्रिंग हो गई, इसकी लेंथ है स्मॉल एल। बोला गया है इसका जो बल नियतांक है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे लिखते हैं? के से। वो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के ही बोला गया है। क्वेश्चन आप खुद देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम पूछ रहा है पेपर में आपसे। क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप पकड़ सकते हो क्वेश्चन को। कोई नंबर नहीं दे रहा आपको, ऐसे ही के बोल रहा है। और नहीं तो 11th में कैसे बोला जाएगा, स्प्रिंग का बल नियतांक कुछ दे दिया जाएगा, 2 दे दिया, 3 4 ऐसे दे देगा, तो वो इजी हो जाते हैं। यहाँ पे नहीं दे रहा है, कह रहा नंबर हम आपको नहीं देंगे, आप कॉन्सेप्ट बनाइए उसके लिए। तो बोला गया स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक, वो के है। इसे काट कर L1 L2 लंबाई की 2 स्प्रिंग बनाई गई हैं। इसको काट करके मान लो यहां कहीं से काट दी गई, इसकी लेंथ मान लो L1 है और इसकी लेंथ हो गई L2, काट दिया गया। और जब काट दिया गया तो यहां से एक कंडीशन आती है, L1 इज इक्वल टू N L2।
मीन्स बोला गया जब काटते हैं तो पहले स्प्रिंग की जो लेंथ है वो दूसरे स्प्रिंग की लेंथ की n गुनी है, ऐसा बोला गया। जहां n एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो बोला गया इनसे संबद्ध जो बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट है K1 K2, इनका अनुपात कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर सुन लो। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है। जब स्प्रिंग को दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं, एक पार्ट की लेंथ L1 है और दूसरे पार्ट की लेंथ L2 है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है फोर्स कांस्टेंट, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट मत लिखिए, यहां फोर्स कांस्टेंट लिखिए जरा ठीक होता, कोई बात नहीं। कांस्टेंट कितना है स्प्रिंग का, K है। तो बोला गया है इफ L1 इक्वल टू NL2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2, दोनों का रेशियो कितना होगा है, कितना बोले 1:1, तो n कहां जाएगा, नहीं, अगर देखो स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है। कल मैंने आपको बोला था रेस्टोरिंग फोर्स कितना था, F इक्वल टू KX था, तो K इक्वल टू क्या होगा बताइए, K लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेंथ को जितना डिस्प्लेस कर रहे हो, यहां डिस्प्लेस कहां किया गया, आप यहां तो डिस्प्लेस किया ही नहीं गया, सिर्फ आपसे बोला गया स्प्रिंग को कट कर दिया गया दो पार्ट में। अब वहां पे दो पार्ट में कट करने के बाद एक स्प्रिंग की लेंथ कुछ और है, दूसरे की लेंथ कुछ और है, मीन्स मान लो ऐसी दो स्प्रिंग मिली आपको, तो बोला गया कि जो L1 है, ये L1 है, इसकी दूसरे वाले की n गुना है, n गुना का मतलब ये 2-3 गुना तो होगा ही, तो ऐसा ही मान लो n की वैल्यू 2-3 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों की लेंथ अलग अलग है। अब देखना K1 K2 निकालना है, जो आपको गिवन है L1 इक्वल टू कितना है, NL2 है, तो यहां से बताइएगा L1 अपॉन L2 कितना होगा, n हो जाएगा ना। अब स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो अपने ही वेट के कारण आ जाता है, तो यहां पे देखना, यहां से देखते हैं कि चूंकि जो K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताइए यहां से K1 और K2 का रेशियो क्या बनेगा, उल्टा है, तो L2 बाई L1, L2 बाई L1 कितना है, नहीं है, उल्टा लिखा है, L1 बाई L2 है, तो L2 बाई L1 कितना होगा, n का उल्टा हो जाएगा, तो K1 और K2 का रेशियो कितना मिलेगा, ये हो गया। अच्छा सुनो, अब आपको लगता है ये एक क्वेश्चन, नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बना देगा। कैसे बनाएगा सुनना, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपके 11th क्लास में आए तो क्या आएगा, आपके यहां आएगा कि एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ मान लो L दी गई, ठीक है, अब यही कंडीशन सेम दे दी गई, लेकिन यहां बोल दिया गया, इसको लैंग्वेज में बोल देगा कि पहले स्प्रिंग की जो लेंथ है वो दूसरे स्प्रिंग की लेंथ की 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ऐसा कुछ बोल देगा। तो यहाँ पे 2 गुना बोल दिया मान लो, तो L1 L2 कितना आएगा, यहाँ 2 हो गया। बोलेगा इनके बल नियतांकों का अनुपात कितना है, तो उल्टा हो जाएगा, तो अगर यहाँ 2 आया था तो वहां पे 1/2 हो जाएगा, तो वहां बताओगे 1:2, उल्टा बता दोगे ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हो, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट निकलता है। आपको लगता है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, जितने क्वेश्चन किया है इसीलिए हम आपको ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करवाते हैं कि जिनसे कॉन्सेप्ट निकले। न्यूमेरिकल तो बात की बात है, वो उसी से कई क्वेश्चन बन जाए, वो क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यह आंसर हो गया आपका K1 रेशियो K2 इक्वल टू 1:n,
नोट कर लीजिए। हो गया। अब डालिएगा, न्यू चैप्टर डाल दो, रोटेशनल मोशन डाल दो। क्वेश्चन है तो और सारे, लेकिन टाइम का अभाव थोड़ा सा है? हाँ भैया, यहाँ 10 मिनट बहुत होता है, 10 मिनट में तो काफी हो जाता है। डाल दो, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें हैं बेसिक जो बहुत आसानी से सीख जाओगी, क्योंकि आपने लीनियर मोशन पढ़ा है, रेखीय गति पढ़ी है, और उसी से हम लोग निकाल लेंगे कोणीय गति के फार्मूले बना लेंगे। आपको लगता होगा कि हमें फार्मूले नहीं याद है। अगर आपको रेखीय गति के फार्मूले याद हैं तो एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूले आराम से बन जाएंगे। ध्यान देना, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होगी? चलो इधर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई भी है, ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने टेढ़ा मेढ़ा खींचा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। हेलो, हाँ कुछ नहीं, हाँ अरे बता के गया नहीं थे ना घर पे, तो उसको क्या मालूम है? नहीं नहीं, उसने नहीं बताया था ना, बाद में करते हैं अभी क्लास में। हाँ ध्यान दो, अगर मान लो इस पार्टिकल की, इस बॉडी की, ये मान लो कोई एक्सिस हो गई, ठीक, हमने तिरछा खींच दिया है, ये एक्सिस हो गई, तो इस पार्टिकल का मान लो निकालना, इस पर रोटेशनल मोशन कितना होगा इसका। तो देखना ये होगा कि एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है। मान लो इसकी r डिस्टेंस है, किसी एंगल पर होगी ना, एक्सिस से किसी एंगल पर होगी, और इस पार्टिकल को, ये पूरी बॉडी जो रोटेट कर रही है, उसका अपना एक फोर्स होगा। तो ये मान लीजिए F फोर्स से मूव कर रही v वेलोसिटी पर, तो इस पार्टिकल पर जो रोटेशनल फोर्स लगेगा, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं,
वो हो जाएगा रोटेशनल फोर्स, जिसको आप बोलते हो बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। मीन्स क्या है, जो फोर्स लगा किस पर, आर क्या है, डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष के परितः स्मॉल आर दूरी जो है, इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ में आपको मिलेगा टॉर्क। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल तथा घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल आर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसको टाउ से इंडिकेट करते हैं, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो, न्यूटन मीटर इन एसआई सिस्टम, और डाइन सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। दोनों में यूनिट हो गई। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। ये सदिश राशि हो गई। अगर ये सदिश राशि है तो आपको मालूम है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप में आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, ए बी साइन थीटा पढ़ा है। हेंस आपने पढ़ा है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। तो इसको क्या लिखोगे, एफ आर साइन थीटा बन जाएगा, बनेगा। तो ये भी ध्यान देना कि टाउ का फार्मूला एफ आर साइन थीटा भी होगा, और वेक्टर के केस में क्या होगा, ओनली हो जाएगा आपका एफ इंटू आर। डायरेक्शन किस तरफ होगी, बॉडी की जो पार्टिकल है उसका मोशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, है एंगुलर मोमेंटम। हाँ ठीक है, बहुत लंबा बोल दिए थे। चलिए आगे इसमें देखते हैं, मिटा इसको। इसके बाद आपको पता है, अब आपको रिलेट करके पढ़ना है। हम हर एक फार्मूले निकाल के नहीं दिखाना मुझे, आप फार्मूले खुद बनाइए। चलिए आप बताइए, लीनियर मोशन में, रेखीय गति में वेग का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का, बोलो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, यानी कि आपको, हाँ, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। एक टेबल बनाते हैं, उससे क्लियर होंगी सारी चीजें।
इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने पढ़े हैं लीनियर मोशन में, उसको भी इसी में करना है। चलिए देखिएगा, इक्वेशन ऑफ अब इक्वेशन की बात याद आ गई, पहले उसको कर ले क्योंकि उसका भी यूज हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति के समीकरण। तो यहां पे क्या करेंगे, चलो इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। वैसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लीनियर के तो मालूम है इक्वेशन, डायरेक्ट लिख दें इसके। चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। यहां रेखीय गति हो गई लीनियर मोशन, और ये हो गई कोणीय गति एंगुलर मोशन हो गया। तो रेखीय गति में तीन इक्वेशन मालूम है, v इज इक्वल टू यू प्लस, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और थर्ड है v स्क्वायर। अब इसी से रिलेट करके हमें बताना है एंगुलर मोशन में। यहां पे रेखीय गति में आपको मालूम है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, a क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन। पूरा बोलिए तभी उसकी बातें निकल के आएंगी। लीनियर एक्सीलरेशन है, और t तो टाइम है, टाइम की कोई कंडीशन नहीं है। वह पड़ोसी को नींद आ रही का, देखो इधर। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम बात करें एंगुलर मोशन की, तो एंगुलर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को लिखा जाएगा ओमेगा नॉट से, क्योंकि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो v है वो एंगुलर में क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस, यहां पे a क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन है, रेखीय त्वरण है, तो कोणीय त्वरण को लिखेंगे अल्फा से, अल्फा टी हो गया। रेखीय गति में डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं s से, और एंगुलर में लिखेंगे थीटा से, क्योंकि वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, कोणीय विस्थापन होता है। तो s के प्लेस पे क्या आएगा, थीटा, और u के प्लेस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और t प्लस हाफ, a के प्लेस पे अल्फा टी स्क्वायर। अब बताइए, आप खुद बताइए थर्ड क्या बनेगा, 2a के प्लेस पे अल्फा और डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये आपने रिलेट करके बना दिए एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर मोशन के इक्वेशन। अब हम बात करते हैं यहां पे दूसरी टेबल, रेखीय गति और कोणीय गति। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन की बात करेंगे। चलिए सेकेंड टेबल की बात करते हैं। आपने जितनी चीजें पढ़ी हो रेखीय गति में, वो सारी चीजें आपको बताना है एंगुलर मोशन में। जैसे आपने रेखीय गति में क्या पढ़ा है, रेखीय वेग किससे लिखते हैं, v। फार्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt लिखते हो ना, x के प्लेस पे x लिखो या s लिखो, जो भी इच्छा हो। तो बताइए यहां पे कोणीय वेग क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, यहां v है तो एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखते हो, यहां dx है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर में d थीटा अपॉन कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें रेखीय विस्थापन,
चलिए इसको ना लिखिए, रेखीय विस्थापन को एस से, कोणीय विस्थापन को थीटा से, वो तो आपको मालूम, इसको नहीं लिखते। रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण को किससे लिखते हो? ए से। फार्मूला होता है dv अपॉन dt, या इसी को डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में लिखना चाहो तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये भी बनता है ना। डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन मिल जाता है। तो बताइए इसी के अकॉर्डिंग कोणीय त्वरण क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको किससे लिखेंगे? अल्फा से। यहां dv अपॉन dt है तो यहां क्या बनेगा? dv ओमेगा हो गया, या यहां पे डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में इसको भी बनाओ, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। देखिए इसी से मिला के लिख रहे हैं तो समझ में अच्छे से आएगा, और डायरेक्ट लिखते शायद समझ नहीं पाते। तीसरा है, अगर हम बात करें बल की, तो यहां पे बल क्या होता है? F इक्वल टू ma होता है, या एक और निकला था चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, dp अपॉन dt। और यहां पे क्या होगा? फोर्स क्या होगा? यहां फोर्स टाउ से लिखते हैं, टॉर्क जनरेट होता है। यहां पे क्या बनता है? F इंटू आर। इसके केस में लिखोगे तो भी बनेगा, ma के केस में क्या बनेगा? m अल्फा। और dp बाई dt के केस में, अच्छा यहां p क्या है? इसमें मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? J से लिखते हैं। चलो मोमेंटम में लिखा नहीं, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा dj अपॉन dt, J हो गया एंगुलर मोमेंटम। ध्यान देना J क्या है? उल्टा है, ये टाउ भैया, J नहीं है वो, ये टॉर्क है, इसको बोलते हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण है वो। और ये हो गया कहां पे? यहां पे। अच्छा यहां बोल रहे हो ना, जगह नहीं ना, क्या करें? एंगुलर मोमेंटम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग है J, और अल्फा मालूम है, कोणीय त्वरण है। चलिए संवेग बताइए, रेखीय संवेग क्या होता है इसमें? P इक्वल टू क्या होता है? mv होगा। तो इसमें बताइए क्या बनेगा? इसमें संवेग क्या बनेगा? J इज इक्वल टू m ओमेगा। चलिए ये बना है, ठीक। एक चीज और ध्यान देना, J इज इक्वल टू mvr भी होता है। तो ये कैसे बना? यहां mv है तो बस इसमें एक r और लगाना है। यहां फोर्स था ma, तो यहां पे फोर्स में r और लगाएंगे तो बन जाएगा टॉर्क। इतना डिफरेंस है। और इसमें क्या बच रहा है? संवेग हो गया, बल हो गया, रेखीय त्वरण हो गया, रेखीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण। इसमें रेखीय त्वरण क्या लिखा है? A इज इक्वल टू लिखा है, कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू लिखा तो है। अच्छा यहां पे एक और ध्यान देना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, ठीक है। आई होता है जड़त्व आघूर्ण, मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे वहां जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात कर ले, रेखीय गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है?
बोलो, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो कोणीय गतिज ऊर्जा क्या होगी? एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो इसको आप अगर मास के फॉर्म में लिखना चाहो तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले हो गए, एक ये टेबल बन गई। और चीजें आपको मिले तो उनको भी ऐसे ही रिलेट करके लिख सकते हो, और इस तरह लिखना बहुत आसान है। आप आसानी से नए नए फार्मूले बना सकते हो रेखीय गति से कोणीय गति के। इतना कर लो, इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे।